नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सर उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूं जिसका नाम है रस। अधिकतर विद्यार्थी रस को बहुत कठिन टॉपिक मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हिंदी की सबसे जो सरल टॉपिक है उसका नाम रस है। अब बात आती है रस की, तो रस है क्या, रस का जन्मदाता कौन है, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के पक्ष क्या होते हैं, रस के अवयव क्या होते हैं, रस के सोपान क्या होते हैं। सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को 2 मिनट में समझ लें। कुछ चीज़ों को हम परिभाषा से समझेंगे, कुछ चीज़ों को हम ऐसे बता रहे हैं, आप एग्जाम करिए, उसको सोचिए समझिए। जैसे हम ये कह रहे हैं कि रस क्या है, तो रस आप जैसे दैनिक जीवन में किसी चीज़ को खाकर पीकर रस प्राप्त करते हैं, वैसे हिंदी काव्य में आप अगर किसी श्लोक को पढ़ रहे हैं, किसी कविता को पढ़ रहे हैं, किसी वाक्य वाक्यांश को पढ़ रहे हैं, तो किसी न किसी प्रकार के रस की अनुभूति होती है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, रस। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि रसते इति रसा, मानव मन में बहने वाला या संचरण करने वाला वह भाव जो किसी भी प्रकार की घटना का वर्णन करवा दे या जानकारी दे दे, उन्हें हम क्या कहेंगे, रस। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मानव मन में संचरण करने वाली कोई भी घटना, चाहे वह प्रेम रूपी घटना हो, क्रोध रूपी घटना हो, वीर रूपी घटना हो, विस्मय रूपी घटना हो, गंध युक्त घटना हो, ये सब के सब क्या हैं, एक प्रकार के रस हैं। जैसे आप एकदम सरल भाषा में समझिए, अपने भाषा में समझिए कि रस होता क्या है। हम गन्ने का रस पी लेते हैं, तो कुछ गन्ना ऐसा है जो मुझे मीठे की अनुभूति कराती है और बहुत मीठे की अनुभूति कराती है, और कुछ ऐसे भी गन्ने हैं जिसमें हमें किसी भी प्रकार के मिठास की अनुभूति नहीं होती। या आप और ले लीजिए, बेल ले लीजिए, बेल का शरबत पीते हैं आप, कोई कोई बेल बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छे रस की अनुभूति करते हैं, लेकिन वही बेल अगर तीखा है तो आप तीखे या करुण रस की उत्पत्ति हो जाएगी यहाँ पर। तो हम यह कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में जिस प्रकार से हम किसी चीज का रस पीकर, किसी फल का रस पीकर, कह सकते हैं कि किसी भी चीज का रस पीकर जिस प्रकार की अनुभूति होगी वही उस प्रकार का रस उत्पन्न करेगा। ऐसे काव्य शास्त्र में भी है कि जिस प्रकार के काव्य को हम पढ़ेंगे हमें उसी प्रकार के रस की अनुभूति होगी। अर्थात रसते इति रसा, मानव मन में संचरण करने वाली कोई भी घटना जिस प्रकार की घटना होगी उस प्रकार के रस की अनुभूति करवा देगी। तो हम आइए थोड़ा से समझते हैं परिभाषा से, और रस के पार्ट पर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आएंगे रस के पक्ष पर, फिर हम इसके बाद आएंगे रस के अवयव, रस के अंग, रस के सोपान या रस की सीढ़ियों पर। फिर हम इसके बाद आएंगे, इसके एक एक पार्ट को देखेंगे कि इसमें अवयव अगर 4 हैं तो इनके पार्टों को विभाजित किया जाता है, उसमें क्या क्या है। तो हम आइए समझते हैं थोड़ा थोड़ा करके। आइए हम चलते हैं रस। सबसे पहले तो हम रस देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। एक शब्द से समझिए, रसते इति रसा। रसते इति रसा, अभी अभी हमने बताया कि मानव मन में संचरण करने वाली कोई भी घटना जिस प्रकार की घटना होगी उस प्रकार के रस की अनुभूति होगी। तो रसते इसी रसा का यही अर्थ हुआ कि मानव मन में बहने वाली या चलने वाली या संचरण करने वाली घटना ही क्या कहलाती है, रस कहलाती। तो परिभाषा के तौर पर हम समझेंगे, परिभाषा, मानव मन में बहने वाली या संचरण मतलब होता है चलना, संचरित होना। मानव मन में बहने वाली या संचरण होने वाली
कोई भी घटना होने वाली कोई भी घटना रस का रूप धारण कर लेती है। रस का रूप धारण कर लेती है। रस का रूप धारण कर लेती है। अब आप सोचिए कि जब हम खुशी की अवस्था में होते हैं या कहीं पर किसी से मिलने जाते हैं, वह अगर मेरा प्रिय मित्र हो तो हम खुशी हो जाते हैं। यहाँ अलग प्रकार की रस। लेकिन यही चीज अगर मैं एक शत्रु से मिलूं तो वहां क्रोध रूपी रस उत्पन्न हो जाएगा। अगर यही चीज मैं दुर्गंधपूर्ण वातावरण में चला जाऊं तो वहां एक अलग प्रकार के रस की अनुभूति होती। लेकिन यह सब की सब घटनाएं क्या कहलाती हैं? रस कहलाती हैं। तो मानव मन में जिस प्रकार की घटना संचरित होती है या चलती है या बहती है, वहां उस प्रकार के रस की अनुभूति होती है। अब हम आगे आपको इसके पाठ पर ले चलेंगे, इसके पक्ष पर ले चलेंगे कि रस के पक्ष कितने होते हैं। अधिकतर किताबों में नहीं मिलता है आपको कि रस के पक्ष कितने हैं, लेकिन आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम देंगे, यहाँ से प्रश्न उठकर आएगा या बनकर आएगा कि रस के कितने पक्ष होते हैं। तो हम सबसे पहले आपको 2 मिनट बताना चाहेंगे कि रस के कितने पक्ष होते हैं। तो रस के अगर पक्ष की बात किया जाए तो रस के 2 पक्ष होते हैं। पहले पक्ष का नाम है कृति और दूसरे पक्ष का नाम है पाठक। कृति अर्थात करने वाला, पाठक अर्थात सुनने वाला। सीधा सीधा अगर हम एक शब्द में समझे तो कृति मतलब होता है कर्ता या करने वाला, और पाठक का अर्थ होता है सुनना या सुनने वाला या रसग्राही। कृति मतलब करने वाला या रस उत्पन्न करने वाला या कर्ता। पाठक मतलब पढ़ने वाला, सुनने वाला या रस को ग्रहण करने वाला। तो हम आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि कृति क्या है और पाठक क्या है। तो पहले हम परिभाषा को इरेज करते हैं, इसके बाद हम रस के पक्ष पर चलते हैं। अब देखिए रस के पक्ष। हमने आपको बताया कि रस के कितने पक्ष होते हैं। आप बताएंगे रस के 2 पक्ष होते हैं। रस के पक्ष। अगर रस के पक्ष की बात किया जाए तो इसके 2 पक्ष होते हैं। रस के 2 पक्ष होते हैं। पहले का नाम क्या होता है और दूसरे का नाम क्या होता है? पहले को हम जानते हैं कृति के नाम से और दूसरे को हम जानते हैं पाठक के नाम से। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा होगा, कृति अर्थात करने वाला। आप समझ लीजिए, हम लिख भी दे रहे हैं कि कृति अर्थात करने वाला या कर्ता या रस को उत्पन्न करने वाला। रस को उत्पन्न करने वाला। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आप कोई भी धारावाहिक देखते हैं टीवी पर, कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? दर्शक होकर कभी कभी टीवी की कला को देखकर रोने लगते हैं। अब सोचिए, रोना क्या है? एक भाव है। यहां पर भी एक रस की उत्पत्ति हो रही है। कभी कभी आप क्या करते हैं? टीवी की कला को ही देखकर आप बहुत तेज से हंसने लगते हैं। आपको हास्य रस की अनुभूति होने लगती है, हंसने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो नए एज के लड़के हैं या लड़कियां हैं, आजकल सभी के पास कोई ना कोई साधन है बात करने का, चीत करने का, तो उन्हें अपने मेन रिलेशन की याद आने लगती है, सगे संबंधियों की याद आने लगती है। तो यहां पर किस रस की अनुभूति हो जाती है? श्रृंगार रस की अनुभूति हो जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं, कृति मतलब करने वाला। आप कोई भी सीरियल देखते हैं, वहां पर
कोई चीज सत्य नहीं होता है, लेकिन देखकर कभी कभी आप रोने लगते हैं, कभी कभी आपके अंदर इतना वीरता का आभास हो जाता है कि हम किसको पाए मार डालें। यह सब क्या है? रस के ही पाठ हैं। तो कृति मतलब कोई चीज उत्पन्न कर देना ही कृति कहलाएगा, और पाठक मतलब किसी चीज को ग्रहण कर लेना ही पाठक कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे कृति का अर्थ होता है उत्पन्न करना, या कर्ता या करने वाला, या रस को उत्पन्न करने वाला। और पाठक का अर्थ होता है पढ़ने वाला, सुनने वाला, या रस को ग्रहण करने वाला। तो हम इसको लिख देते हैं कि पाठक का अर्थ होता है अर्थात रस को ग्रहण करने वाला या सुनने वाला, या इसी को हम एक शब्द में कहें तो रसग्राही। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कृति क्या होता है, पाठक क्या होता है, रस क्या होता है। हाँ, हमने एक चीज बताना भूल गया कि रस सिद्धांत के प्रणेता कौन है, और इसने अपने किस ग्रंथ में रसों के बारे में जानकारी दी है। तो रस सिद्धांत के जो प्रणेता हैं उनका नाम है आचार्य भरत मुनि। क्या नाम है? आचार्य भरत मुनि। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या जो मानी है 8 मानी है। कुछ विद्वान रसों की संख्या 9 मानते हैं, कुछ विद्वान रसों की संख्या 11 या 12 मानते हैं। तो कौन से विद्वान रसों की संख्या क्या मानते हैं, थोड़ा से मैं 1-2 पॉइंट इसको लिखना चाहूंगा। लिख के फिर हम आते हैं रस के अंग पर, रस के अवयव पर, रस के सोपान पर और रस के सीढ़ियों पर। तो आप थोड़ा मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से रस को समझते रहिए। देखिए, रसों की संख्या, कुछ पॉइंट को आप लिखिए मेरे साथ। रसों की संख्या आचार्य भरत मुनि ने 8 माना है। 8 माना है। अगला प्रश्न कभी कभी यहीं से बन जाता है कि अगर रसों की संख्या कुछ विद्वानों ने 9 माना है तो आचार्य भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना है। तो आप क्या बताएंगे? कई बार पेपर में प्रश्न बना है कि किस रस को आचार्य भरत मुनि द्वारा रस की श्रेणी में नहीं रखा गया या इन्हें रस नहीं माना गया। तो आप क्या बताएंगे कि आचार्य भरत मुनि ने 9वां रस यानी शांत रस को रस नहीं माना। आचार्य भरत मुनि ने 9वां रस शांत रस को रस नहीं माना है। अगला प्रश्न यहां से क्या बन सकता है कि अगर शांत रस को आचार्य भरत मुनि ने रस नहीं माना है तो कौन सा ऐसा विद्वान है या कौन सा ऐसा आचार्य है जिसने 9वें रस को शांत रस के रूप में माना है। तो आप क्या बताएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रसों की जो संख्या है वह कुल मिलाकर 9 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रसों की संख्या 9 मानी गई है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसों की संख्या 9 मानी है और इसने शांत रस को 9वां रस मान लिया है। आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को 9वां रस नहीं माना था, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
शांत रस को नौवां रस के रूप में माना है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब कुछ किताबों में मिलता है कि रसों की कुल संख्या जो है वह 11 है, और जो नवीन किताबें हैं वहां पर आपको रसों की संख्या 12 मानी दिखाई देगी या 12 लिखी हुई दिखाई देगी। तो इसको भी हम थोड़ा से समझ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं रस के अवयव, रस के अंग, रस के सोपान पर। इसको हम इरेज करके फिर आगे लिखते हैं। अब देखिए किनके अनुसार रसों की संख्या 11 मानी गई है और 12वां नवीन रस कौन सा है। अब ये प्रश्न बन रहा है और 2-3 बार एग्जामों में बना, तो आप इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि जो सभी को पता होता है वह एग्जाम में अक्सर नहीं आता। जो कुछ लोगों को पता होता है वही अक्सर एग्जाम में आके फंस जाता है प्रश्न। तो हम चलते हैं कि आधुनिक विद्वान के अनुसार रसों की संख्या 11 मानी गई है। 11 मानी गई है। अब जो 2 नवीन रस उत्पन्न हुए हैं, शांत रस के बाद जो 2 नवीन रस उत्पन्न हुए हैं, ये श्रृंगार रस के पार्ट होते हैं। और 12वां रस जो उत्पन्न हुआ है प्रयाण नामक रस, वह भी श्रृंगार रस का ही पार्ट होता है। तो आपको यहां से देखिए 2 प्रश्न मिले कि 10वां और 11वां रस किस रस से उत्पन्न हुए हैं, तो आप क्या बताएंगे? श्रृंगार रस। 12वां नवीन रस यानी 12वां रस या सबसे नवीन रस की उत्पत्ति किस रस से मानी जाती है, तो आप क्या बताएंगे? श्रृंगार रस। तो इसको भी हम एक पॉइंट में मेंशन करते हैं। 12वां नवीन रस जिसका नाम प्रयाण है, इसकी उत्पत्ति किस रस से मानी जाती है? किस रस से मानी जाती? आपका उत्तर होगा श्रृंगार रस। आपका उत्तर क्या होगा? श्रृंगार रस। तो यहां से देखिए हमने आपको 5-6 प्रश्नों पे ले गए कि रसों की संख्या किनके अनुसार क्या मानी जाती है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रसों की संख्या 9। 9वां रस कौन सा है? शांत रस। किस रस को आचार्य भरत मुनि द्वारा रस नहीं माना गया था? आप बताएंगे शांत रस, जिसका अस्थायी भाव होता है निर्वेद। आधुनिक विद्वानों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? आधुनिक विद्वानों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? आप क्या बताएंगे? 11। आधुनिक विद्वान हम किसे कह रहे हैं? जैसे सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, इन सब को हम क्या कहते हैं? आधुनिक विद्वान या आधुनिक आचार्य या आधुनिक कवि। उसके बाद हमने आपको बताया कि एक नवीन रस है जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई है और उसका नाम क्या है। तो नवीन जो रस है उसका नाम है प्रयाण, और उसकी उत्पत्ति जो हुई है वह श्रृंगार रस से मानी जाती है। हम आशा करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर बेहतर ढंग से आप लोगों को समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, जैसे कि रस के अवयव, रस के अंग, रस के सोपान या रस की सीढ़ियाँ, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और आप अगर मेरे वीडियो को देखेंगे तो हम वादा करते हैं आपसे कि रस को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और कोई भी प्रश्न आएगा तो आप चुटकियों में हल कर लेंगे। आज मैं आपको बस यहीं तक कंटेंट दे पाया हूँ।
अगला कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपलोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।